रिमार्क्स करूंगी। मुझे लगता है कि हम सबके मन में है कई सारी बातें। चुनाव में महीना भर का समय है लगभग, और मैं खुद भी अभी 10 दिन के लिए ही आई हूँ दिल्ली। अदरवाइज मैं बिहार में थी, और भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं बिहार में, उनके चुनाव प्रचार को उसी में लगी थी, और इस महीने के लास्ट फेज में फिर से वहीं लगूंगी। और जो बातें देख रहे हैं, जो चारों तरफ जो माहौल है, जो सवाल है, उनके बारे में जो मुझे लगता है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। मुझे लगता है कि जो चैलेंज है हमारे सामने, वो सबसे बड़ा जरूर ये है, इस पर मैं आऊँगी, कि एक हमारे सामने जो ये सांप्रदायिक फाशीवाद का एक जो पूरा एक बहुत बड़ा खतरा जो खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो खतरा क्यों खड़ा हुआ और वो खतरा किस रास्ते से खड़ा हुआ, वो सिर्फ मोदी उसका एक खास तरह का एक एक्सप्रेशन जरूर है, और एक बहुत सीरियस और अभी तक का शायद हमारे देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह से बनाया गया है वो जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हमारा देश जिस संकट से गुजर रहा है, और हम सारे जो जन आंदोलन के लोग हैं जो उस संकट से जूझ रहे हैं, उस संकट में जो उसकी जड़ें हैं वो भी समझने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पर आई कम टू दैट लिटिल लेटर, कि जो एक बहुत सतही तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसमें पॉलिटिकली भी वो एक बहुत ही हॉलो, मतलब उससे बड़ा खोखली सी आवाज़ आ रही है। जो भी प्रीवियस वेज है बीजेपी वर्सेस रेस्ट करने का, या मोदी को एक दिखाने का कि वो कम्युनल है और इसीलिए उसको हराओ इत्यादि, उसको कहने वाले जो लोग हैं, कहने वाले, मैं रूलिंग क्लास पार्टीज की बात कर रही हूँ, मैं कार्यकर्ताओं की, जन आंदोलनों की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है और पॉलिटिकल जो मैप है, उसमें जिस तरह से इसको रखा गया है, जिस तरह से रखा जा रहा है, उसका एक जबरदस्त खोखलापन और जबरदस्त एक बैंक्रप्सी भी एक पार्ट है इसका। और इसीलिए मैं शुरू वहाँ से करना चाहूँगी कि दरअसल हम जन आंदोलनों के सामने क्या सवाल है। इस देश का एक संकट है। ये तो बिल्कुल नहीं है कि सब अच्छा चल रहा है और एक मोदी खतरा है और उसको रोकना है। एक भयानक संकट है, और उस संकट के हल के रूप में मोदी को परोसा जाए कि लीजिए भाई, ये तो हर चीज का हल यही, महिलाओं पर हिंसा हो रही है, हल है, लो रख लो, चाहे जो समस्या हो, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, ये हल है, देश में आर्थिक संकट है, ये हल है, सारी चीजों का हल यही है। करप्शन हो रहा है तो लीजिए भाई, वो चेंज चाहिए तो चेंज जो है वो मोदी है, इस रूप में आ रहा है। और इसीलिए सचमुच में जो हम जन आंदोलन के लोग हैं, जो मैंने आप लोग छात्र हैं तो छात्र आंदोलन को सोचना चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस संकट के हल के लिए आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं। संकट को वहाँ पर लोकेट किया जा रहा है जरूर, कि इसमें जो पॉलिसी सबसे बड़ा जो अगर एक जगह लोकेट किया जा सकता है तो जो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं, जिसने पिछले 20 साल में हम लोगों को, इस देश को कहाँ ला करके खड़ा किया। पिछले 20 साल 20 इयर्स बैक न्यू लिबरल पॉलिसीज में बताया गया कि इसमें सब कुछ है, इसी में प्रोग्रेस है, इसी में डेवलपमेंट है, इसी में सब कुछ। आज ये देखा जा रहा है कि इसमें एविक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, आउट एंड आउट प्लंडर है, सबसे बड़े करप्शन, सबसे बड़े स्कैम जो देखे जा रहे हैं वो है। मैंने इसको वी डोंट हैव टू बिलेबर दिस पॉइंट, लेकिन मैंने जॉबलेस ग्रोथ है, जो ग्रोथ को बताया जा रहा था, उस ग्रोथ से लोगों को जॉब्स मिलेगा, ये कहीं नहीं था। तो ये सबसे बड़ा एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आकर के खड़ा है। पिछले साल फरवरी 21 को ट्रेड यूनियंस ने जो देश भर में स्ट्राइक किया, जिसका जबरदस्त रिस्पांस मिला, उस स्ट्राइक की क्या मुख्य मांगे, मजदूरों के जो सवाल थे उसमें, वो सवाल मेरे ख्याल से दो शुड भी, मतलब वो कहाँ, मतलब अगर हम सारी पार्टियों के मैनिफेस्टोज को खोलें और उसको पलट करके देखने की कोशिश करें, तो उसमें एक बात लगेगी कि आखिर वो सारी जो बातें थी वो कहाँ पर है, वो इस पूरे पॉलिटिकल डिबेट में कहाँ गायब, या किसानों के जो सवाल
किसान जो कह रहे हैं कि हमारी जमीन को बचाओ, हमारी जमीन को लूटो मत, हमारी जमीन की एक्विजिशन कैसे हो उसके लिए कानून बनाने में लोग उसको अचीवमेंट बता रहे हैं। हमारी जमीन का एक्विजिशन कैसा हो वो हम नहीं चाहते, हमारी जमीन बचे, उसकी एक्विजिशन बहुत ही रेयर और बहुत ही खास तरह की परिस्थितियों में ही हो पाए और पूरे कंसेंट से ही हो पाए। वो चाहे खरीद whether one is buying the land or one is acquiring it by force, peasants are saying कि हमारी जमीन जो है फार्म लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, कोस्टल लैंड हो, इस लैंड को बचाया जाए। या जो फिशर पीपल है वो कह रहे हैं कि जहाँ हम फिशिंग करते हैं उसको बचाइए कॉर्पोरेट फिशिंग से। ये चीज़ अगर बड़ी बात है तो आप मैनिफेस्टोस आएंगे, मैनिफेस्टोस को पलट करके हम लोग देख लें क्या ये बातें कहीं हैं। जिन चीज़ों को आंदोलन कह रहे हैं ये हल है, ये हल हम चाहते हैं। महिला आंदोलन के जो मुख्य सवाल हैं जिनको सामने लाई जिन बातों को, उसमें क्या बातें रही? सबसे बड़ा तो रहा है महिलाओं की आज़ादी का सवाल, बराबरी का सवाल। और आज़ादी बराबरी ये सिर्फ कोई अच्छे सुनने में लगने वाले नारे नहीं, उसमें सीधा ये है कि महिलाओं के आर्थिक अधिकार कहाँ है, महिलाओं के लिए जॉब्स कहाँ है, महिलाओं के लिए जहाँ वो जॉब पर जाती हैं वहाँ उनको एकदम डर्टी, डिमीनिंग, सबसे डेंजरस जॉब्स क्यों मिलेंगी, इनसिक्योर जॉब्स क्यों मिलेंगी, वेयर आर द सिक्योर जॉब्स, ये सवाल है। और जहाँ तक वायलेंस की बात है वहाँ पर भी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टेट कि आपको तो हम लोगों को मतलब हम लोग गवर्नमेंट से तो ये सब नहीं सुनने के लिए आए हैं कि अच्छा कैसी सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग देश दुनिया बदलने के लिए भी सरकार की तरफ नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं आप खर्चा कितना करेंगे, आप रेप क्राइसिस सेंटर बनाने पर या सेफ शेल्टर बनाने पर या महिलाओं के लिए जो लीगल एड करने पर, हर जगह महिलाओं के लिए बने जो प्लानिंग में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, समथिंग एज सिंपल एज पब्लिक टॉयलेट्स, ये चीज़ें इन पर खर्चा करोगे, इन पर खर्चा, ये कमिटमेंट कहाँ पर है आपकी? और दूसरी चीज़ ये कि जो भाषा जो एक बोलने की बात है कि महिलाओं की आज़ादी बराबरी एक गोल है, एक पॉलिटिकल गोल है, और इसीलिए उस पॉलिटिकल गोल को कह देने से क्या मतलब कि इस गोल के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, इस गोल के खिलाफ जो खड़े हैं उससे कौन लड़ेगा? उसमें सरकार, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, महिला आंदोलन तो लड़ ही रहा है, यूथ लड़ रहे हैं, लेकिन जो मॉरल पुलिसिंग ब्रिगेड्स हैं, जो खाप पंचायत हैं, इस तरह के जितने तत्व हैं, उनके खिलाफ सरकार हमारे साथ खड़ी होगी या उनके साथ जाके खड़ी हो जाएगी? ये चीज, इस चीज पर कहाँ हमारी सफाई से बात आ रही है? बाकी तो यू आर स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल, स्टूडेंट्स के जो अपने सवाल हैं क्या होंगे, अगर आप लोग खुद ही सोचें, ये कोई बहुत हम लोगों को बताने बोलने की भी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यूथ के क्या सवाल, बिल्कुल बुनियादी सवाल है कि आप शिक्षा की जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारे देश में कभी कोई बहुत बढ़िया तो रहा नहीं, लेकिन उसको एक्सपैंड कैसे किया जाए, स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, पब्लिक एजुकेशन राइट फ्रॉम स्कूल अप टिल हायर एजुकेशन, जिन चीज़ों पे सारे एडवांस कंट्रीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो बुनियाद यहाँ था ही, यहाँ एकदम घबराई हालत में हरदम था। उसको एक्सपैंड करने के बजाय उसको पूरी तरह से खत्म करके कैसे उसकी जगह पर सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी इसको लाया जाए, अच्छे खासे बने बनाए यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह उसको कैसे, मतलब यू टेक अ हैचेट टू द यूनिवर्सिटी एंड फिनिश इट ऑफ। इसके लिए आप जो है पद्मश्री और क्या क्या दे रहे हैं लोगों को करने के लिए, ये चीज़ रुके। ये मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी इससे पूछिए, स्कूल चिल्ड्रन के पेरेंट्स से पूछिए, वो क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि हमको ये एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स नहीं चाहिए, वी वांट टू बी गारंटीड ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन नो मैटर हाउ मच वी अर्न, हाउ मच वी आर एबल टू प्रोड्यूस। सो आई थिंक दिस वेरी क्लियर। इससे और एक और बात बस इसमें जोड़ूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन चीज़ों को कहने बोलने की जो बात है उसमें लोकतंत्र का जो सवाल, कि लोकतंत्र का सवाल भी कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, जैसे महिलाओं की आज़ादी का सवाल एब्स्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल सीधी बात है कि इन बातों के लिए, इन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए, इन चीज़ों को कहने के लिए, इन चीज़ों को हासिल करने के लिए लोगों के पास आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, या जो बोलेगा उसको आप जो है उसको टेररिस्ट बता दोगे, उसको सेडिशियस बता दोगे, कोई भी डिसेंट की आवाज़ को आप ब्रांड कर दोगे, यही तो चल रहा है। और ये जो चीज़ जो बढ़ गया और इसमें एक पूरा, ये सिर्फ हमारे देश के भीतर की समस्या नहीं, एक तरह से हम लोगों के हमारे देश में अगर जो हम लोग एंटी कम्युनल स्ट्रगल्स देखें, उसके सामने जो एक नया, माने जो नए आयाम आ गए हैं चैलेंजेस के,
कम्युनलिज्म, पॉलिटिकल कम्युनलिज्म की समस्या इस देश में, मतलब आई थिंक वन कैन ट्रेस इट टू द ब्रिटिश colonial days and even during in the latter part of the freedom movement when it took greater shape as a big threat, as something completely separate from the freedom movement. शमसुल जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज आ नहीं पाए हैं, लेकिन वरना वो रखते इस पर ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि इधर बीच जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक नया डिस्कोर्स जो चल निकला है कि 9/11 के बाद जो एक इंटरनेशनल डिस्कोर्स है इस्लामोफोबिया का, जहाँ पर द वेरी फैक्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम it puts a question mark on the possibility of your being terrorist. ये चीज़ जो एक इंटरनेशनली चल निकला है, उसका एक भारतीय संस्करण वो हमारे एग्जिस्टिंग जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसके साथ जाकर के जुड़ रही है और उसको जबरदस्त तरीके से समृद्ध की। कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस ज़माने में अर्ली 90s में मंदिर कह करके एक हवा माने एक फ्रेंजी खड़ा किया जा सकता, आज शायद वो संभव नहीं। आज मंदिर का जो नारा है उसकी कोई खास माने there aren't too many takers for it, but there are takers and across parties. It isn't just in one party. Because the Indian state has plumbed for this agenda, ये पूरा इस्लामोफोबिक एजेंडा के साथ हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ यही दिख रहा है। किसी भी राज्य को उठा लीजिए, वो कांग्रेस रूल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस रूल महाराष्ट्र हो, उसमें आपको वर्स्ट एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। इनोसेंट यूथ को पकड़ करके टॉर्चर करके उनको टेररिस्ट बता देने का, and even after it is proven that they have not done anything of this kind, that in fact the perpetrators were somebody from an entirely different political stream. ये बात पता लगने के बाद भी उनको कोई मतलब डिग्निटी, कोई कॉम्प्लेक्स, should have been a scandal. It should have been in our in our faces, in our TV channels, and everywhere, every day, that it's an outrage that people could be treated like this. लेकिन ये नहीं हुआ है। इसमें जो टॉलरेंस लेवल है for the idea that it's okay for innocent people to be, who cares if they're innocent or not. ये जो टॉलरेंस बन गई है फॉर द नोशन दैट लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स कम मायने रखते हैं और टेररिज्म से लड़ाई के में ये चीज़ें तो कोलैटरल डैमेज है, हू केयर्स। अगर नहीं सस्पिशन थी कि टेररिस्ट है, बस किसी ने बता दिया, अखबार ने बता दिया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने बता दिया, तो सवाल करना भी गुनाह हो गया। ये जो एक माहौल बन गया है, जो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ने नहीं बनाया, वो इंडियन स्टेट ने बनाया, उसने इस लड़ाई को और भयानक रूप से जटिल कर दिया। इसके साथ एक और चीज़ देखिए कि लंबे समय से जो टॉलरेंस लेवल है हम लोगों की, हमारी सोसाइटी, कास्ट सोसाइटी की जो ज़बरदस्त टॉलरेंस लेवल है फॉर पेट्रियार्कल पुलिसिंग ऑफ वुमेन, ह्यूज टॉलरेंस फॉर इट, ये जो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत कंड्यूसिव स्पेस बनाया। और मुजफ्फरनगर जैसी जगह पे ये देखा जा रहा है कि किसी मंदिर के नाम पर तो नहीं भड़काए दंगे, पॉलिटिकल दंगा भड़का, चुनावी दंगा भड़का। किस चीज़ पर भड़का? एग्जैक्टली इसी चीज़ पर कि महिलाओं को बचाओ। किससे बचाओ? लव जिहादी से बचाओ। तो जिहादी, लव जिहादी, इसको बनाने में जो इस्लामोफोबिक एक थॉट प्रोसेस है उसने मदद की। और दूसरी तरफ ये जो हमारा एग्जिस्टिंग एक कास्ट सोसाइटी है, उसकी अपनी जो और उसके जो निखाब पंचायत, उसका एक एक्सप्रेशन है जो कुछ खास रीजन्स में है, लेकिन वो खाप पंचायत हमको अपने घरों में मिलते हैं, अपने हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी में मिलते हैं। उस खाप पंचायत का कोई ना कोई संस्करण से हम सारे लोग वाकिफ, कभी न कभी आमना सामना हुआ है। वो सिर्फ किसी हरियाणा के किसी ऐसे गांव में होते हैं, ऐसी बात नहीं। और इसीलिए ये जो चीज़ है, ये इसकी जो यूनिटी बन गई है, ये बहुत सारे नए आयाम और नए चैलेंजेस पेश कर रही है हमारे, जिससे हम लोग जो जन आंदोलन के ताकते हैं, साधारण लोग हैं, ये जूझ रहे हैं। फॉर एवरी डेमोक्रेटिक step that is being, every democratic inch that is being taken away, one has been fighting. And I know I haven't even begun to cover everything, but just look at the tolerance we have. I mean, one final thing that occurs to me in this whole thing is that just look at what happens to us. That it is possible for some Kashmiri students in a university to cheer for a Pakistani team. For the Kashmiri students, it may have been a political act. It may have been a political act, and that's fine. But the very fact that this can be construed as being anti-national and so on is something that we've been tolerating and
I don't mean by we, I don't mean progressive groups and so on, but I do mean that there is a social fertile ground for this. There is a great deal of tolerance for this kind of jingoism. और इन सारी चीज़ों को चैलेंज बिना किए हम कैसे उस लोकतांत्रिक जगह को दोबारा जीत पाएंगे, और कैसे जो जगह बन रही है सांप्रदायिक फाशीवाद के लिए, उस जगह को श्रिंक करना, मैंने वो कमल को जिस कीचड़ में खिल रहा है उस कीचड़ को कहीं पर उसको मैंने सुखा पाना, उस चीज को हम कैसे करेंगे, ये मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए, सबके लिए एक चैलेंज है। ये सही बात है कि जब चुनाव 1 महीने सामने है तो अक्सर इन बातों पे बात ही नहीं होती। ये हो जाता है कि बस चॉइसेस ये हैं आपके सामने, सुपरमार्केट में ये खड़े हैं, आप ये सारी चीज़ें मत बोलिए, ये सब बाद में होगा बात। अभी बात इतनी होनी है कि चलिए ये सेटिंग बिड़ा देते हैं, वो सेटिंग बिड़ा देते हैं, इसको यहाँ साथ कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। चेस का गेम है, इसमें ऐसी सेटिंग बिड़ा देंगे तो ये जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। इस तरह से मेरे ख्याल से लड़ने की जो कोशिशें वो नहीं चली। अब इस संकट में, ये जो संकट की स्थिति है, उस संकट में क्या हो, उस संकट में जो आम लोग जो संकट से जूझ रहे हैं, उनके बीच में नरेंद्र मोदी को एक बहुत कैलकुलेटेड तरीके से, और मैं यहाँ इस बात को कहूँगी कि वो सारे कॉरपोरेशंस जिन्होंने 2004 में हम लोगों को, 2004 में जो सरकार बनी उसके बाद उन्होंने, मैंने उस समय तो मनमोहन सिंह वाज द वन हु वाज लायनाइज्ड, वो उस समय उतना ही साइलेंट था जितना अभी है, लेकिन उस समय तो यही कॉरपोरेशंस, यही मीडिया बता रही थी कि कितना अच्छा आदमी है, कितना एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट है, कितने मतलब उसके लॉरेंस हैं और कितना बढ़िया काम करेगा। ये सारी चीज़ें उस समय उन्होंने, कॉर्पोरेट्स पुट देयर एग्स इन दैट बास्केट एट दैट टाइम। उस समय वो डिलीवर करेंगे ये उम्मीद थी उनको, और उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने तो मतलब दिल खोल करके सारी चीज़ें कॉरपोरेशंस के लिए किए, तमाम लूट के लिए खूब जगह बनाई, सब कुछ किया, और उसके बाद लेकिन एक काम जो वो करने में असफल हुए, और उम्मीद तो हम करेंगे कि उस काम को करने में हर कोई असफल होगा, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाए कि eventually the cat was out of the bag। eventually जो बातें थी कि वो हबीब जालिब वाली जो पोएम है उसकी तरह कि मतलब सब बढ़िया है, फूल अच्छे से खिल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, ये तुम कहो तो सब लोग मान लेंगे, people will accept that everything is fine and growth is happening और सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कितना अच्छा विकास हो रहा है, कितनी अच्छी यूएस के साथ यूनिटी हो रही है, और न्यूक्लियर डील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बातें बियॉन्ड द पॉइंट चली नहीं, और लोगों का जो जनाक्रोश था बड़े करप्शन स्कैंडल्स के खिलाफ के आसपास वो के इर्द गिर्द वो चैनलाइज हुआ, लेकिन उसमें जो बात थी वो साफ था कि इतने बड़े करप्शन स्कैंडल्स को जो फैसिलिटेट हो रहा है, तो जो बातें एक तरह से एक समय मैंने लेफ्ट के कुछ पर्चों में आता था, और वो आम समझदारी की बातें नहीं कि मीडिया को सेटिंग करती है कॉरपोरेशंस, या कॉरपोरेशंस जो है वो पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल ह्यूज को सेटिंग भीतर कर देते हैं बढ़िया से, कि वो अंदर क्या बोलेंगे वो बाहर से तय हो रहा है, और बढ़िया से बड़े बड़े कॉरपोरेशंस तय करके दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये राडिया टेप सब तमाम चीज़ों में सामने आई, कि दे बिकेम अ मैटर ऑफ कॉमन डिस्कशन। इसमें जो जनाक्रोश था वो सड़कों पे उतरा, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लंडर के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही थी, वेदांता के खिलाफ चल रही थी, जो लड़ाइयाँ सिंगुर नंदीग्राम में चली, जो लड़ाइयाँ देश की कई जगह चल रही थी, वो लड़ाइयाँ किसी न किसी फॉर्म में वो दिल्ली में भी पहुँची, जहाँ वो इग्नोरेबल नहीं थी, जहाँ पे उनको वॉश विषय नहीं किया जा सकता, वो पहुँची जरूर, जिस भी फॉर्म में हो उसकी बहुत सारी क्रिटिक्स हो सकती हैं, लेकिन पहुँची जरूर। लोगों का एक माने हम नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ भला है, ये हो गई। और कॉरपोरेशंस को अब लगने लगा कि आप तो भाई इससे बात दाल नहीं रही, इससे हो नहीं रहा, इसमें जो भी मैनेज करना है, माने सरकार से तो ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए सारी चीज़ें खोल देगी लूट के लिए, और दूसरी तरफ इतना वो मैनेज करे, चाहे वो कंसेंट क्रिएट करके चाहे दमन करके, कि मैनेज कर देगी कि इसके खिलाफ कोई बहुत आउट ऑफ कंट्रोल मामला ना चला जाए, एक ओवरऑल क्रेडिबिलिटी इस पूरी प्रक्रिया के लिए बनी, सीधा जो है इस लूट पर सवाल नहीं खड़ा। ये स्थिति की उम्मीद थी, इस स्थिति को नहीं बना रख पाए मनमोहन सिंह की सरकार, इसमें सिग्नली फेल करे इस मामले में।
It was a political failure for them. They could not do it. अब उसमें वो चाहते हैं कि मोदी इस काम को, उन्होंने देखा कि मोदी ने तो गुजरात में इसको कर दिया, और जो कह रहे हैं लोग, अब उसमें मैं बाकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं करूँगी कि look forward to listening to what Atul says about that. But I think that this much is clear that जो चीज़ की उम्मीद वो करते हैं मोदी से, वो मोदी गुजरात में क्या किया है। जो लोग कहते हैं कि वो तो विकास किया और अभी देखिए इतना साल हो गया और 10 साल हो गए और ये हो गया वो हो गया और गुजरात 2002 को भूल जाए। इतना पहली बात हम लोग याद रखेंगे कि 2004 में जो हार थी एनडीए की, जिसको किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, उस हार के पीछे नरेंद्र मोदी was a big factor in losing that election for the NDA. What happened in 2002 contributed in a big way to losing that election. And the second thing which contributed to NDA losing that election was the Feku India Shining campaign. Let's not forget that. It was. India Shining है, सब कुछ है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त जनाक्रोश था। जो जनाक्रोश आज हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, जो कह रहा है कि भारत निर्माण और ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, और लोगों को नहीं पच रहा, लोग कह रहे हैं कि बकवास हो रहा है, दिस इज रबिश। ये बकवास हो रहा है, उस समय कहा जा रहा था, इंडिया के लिए कहा जा रहा था, उनकी सरकार के लिए कहा जा रहा था। तो जो चीज उस समय फेल की, उस समय it was punished. People punished it, just as they are today wanting to punish the Congress. They wanted to punish the NDA. And part of the punishment was not only on development counts and on the lies about development, but it was also about Narendra Modi and what he did in Gujarat in 2002. It was. वो बाकी देश ने नहीं स्वीकार किया उसको, वो बहुत बड़ी फैक्टर थी। अब उसी चीज को और उसी आदमी को दोबारा परोसा जा रहा है कि ये तो सारी चीजों का हल है, और जो 2002 में हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि इसने विकास कितना किया वो तो हम लोग सुनेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इसमें जो लोग कह रहे हैं कि विकास है, इसीलिए ये जो कम्युनलिज्म है ये थिंग ऑफ द पास्ट हो गया है बीजेपी के लिए, उन्होंने मेरे ख्याल से इट्स अ डेलिब्रेट, माने इट्स सेल्फ डिल्यूजन फॉर दोज हु मे बी टेलिंग देमसेल्व्स दैट, लेकिन दोज हु आर टेलिंग अस दैट इट्स अ वेरी डेलिब्रेट लाई। क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी के हर स्पीच को अगर हम सुने, एंड आई हैव अ स्मॉल सैंपल हियर, लेकिन और ये हाल के स्पीचेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब कहीं पर भी किसी भी स्पीच को उठा लें, अभी के हाल के स्पीचेस को भी, तो उसमें देख लेना चाहिए कि क्या मामला है। उसमें उन्होंने और ये क्यों हो रहा है, मैंने आई कम टू द स्पीचेस इन अ सेकेंड, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2002 में जो हुआ वो एक तरह की पूंजी, लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल में तो वहाँ दंगे नहीं हुए, दोबारा मैंने 2002 जैसे स्पेक्टेकल को कराना जरूरी नहीं हुआ। अभी उनकी जरूरत थी मुजफ्फरनगर में कराना, उन्होंने कराया, जो जैसे जरूरत होती, मैंने लोग एक्स्ट्रा खर्चीले नहीं, संघी मैंने जो फैशिस्ट होते हैं वो भी एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करेंगे, एक्स्ट्रा खर्चीले नहीं, वो मैंने अपनी सारी पूंजी का, वो पूंजी है रखी हुई, वो दिखाने के लिए है, वो दांत दिखाने के लिए है, उनको बार बार उन दांतों का हर बार इस्तेमाल करेंगे, डेली काटेंगे, क्या जरूरत है, दिखाने के लिए है, टू शो दैट and what have they achieved by that, what did 2002 achieve? I think what it achieved in my assessment is that it achieved the fact that तमाम मैंने गुजरात के अंदर आंदोलन चलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, गुजरात के अंदर भी कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, फार्मर्स एविक्शन के खिलाफ, वर्कर स्ट्रगल्स जो है, वो सारी चीजें हैं जो आपको देश के बाकी जगह भी दिखेंगी, वो सारी चीजें चल रही, लेकिन वो सारी चीजें फॉल्ट लाइन नहीं है पॉलिटिक्स की गुजरात में। फॉल्ट लाइन गुजरात में सेट हो गया है 2002 से, वो है हिंदू मुस्लिम, वो फॉल्ट लाइन, और उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम रहने नहीं दिया गया, उसको बिल्कुल मतलब नेशनलिज्म वर्सेस टेररिज्म, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें बनाया है, और इसको बनाया गया बहुत खास तरीके से नरेंद्र मोदी, और उसको बनाने में इसीलिए ये जो चीजें हैं, मैं बिल्कुल ये इस बात को कह रही हूँ, दिल्ली में फेक एनकाउंटर हुए हैं, बाटलागोस हुआ है, फेक एनकाउंटर्स देश के कई जगह हुए हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकली स्क्रिप्टेड फेक एनकाउंटर्स हैं गुजरात के, वो इस पॉलिटिकल स्क्रिप्ट के पार्ट है, और वो खास तरह है, क्योंकि वो मोदी को दिखाते हैं कि मोदी इज समबडी हु इज बेलीगर्ड, हु इज एट द, मतलब वो आतंकवादियों के निशाने पर है नरेंद्र मोदी, वो इस चीज को दिखाने के लिए कि वहां पर सारी चीजें लोगों को लगे कि नंबर 1 प्रायोरिटी वहां ये है
आतंकवाद से देश को बचाना, गुजरात को बचाना और बचाने वाला मोदी है, वो एक तरफ है, बाकी सब तरफ ये बनावटी, ये आतंकवाद, ये सारी चीजें, इसको कराने में ये ह्यूजली सक्सेसफुल तरीके से मेरा मानना है कि गुजरात ने किया। एंड दैट इज व्हाट नाउ is it's become the consensus among most of the corporations, and they are also feeling that ये भी काम किसी फॉर्म में, अब वो एग्जैक्टली क्या फॉर्म लेगा नहीं लेगा जो भी है, लेकिन वो इसी फॉर्म में हो कि चीजें आप मुड़ जाए, चीजें ये कॉर्पोरेट लूट से, चीजें ये करप्शन स्कैम से, ये सारी चीजों से चीजों को मोड़ा जाए, उसके लिए जो करना जरूरी हो वो नरेंद्र मोदी आकर के करें। और ये देखिए कि ये जो नरेंद्र मोदी जो यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं अपने लिए, उसमें भी इसी तरह की, मैंने जो शिवसेना मनसे जैसे भी ताकतें हैं, वो क्या करते हैं महाराष्ट्र, एग्जैक्टली यही चीज कि वो कोई कम करप्ट रही है तो बात ही नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वो एक तरह का एक एनिमी प्रोजेक्ट करने में, जो इट्स अनदर एनिमी, there it will be the migrant, in Gujarat it's the Muslim, okay, it could be anything and anybody like that, but उस तरह का कोई एनिमी प्रोजेक्ट करके वो सारे लोगों को इस पे गोलबंद कर लें कि वो निशान है, वो निशाना है, हम लोग का निशाना वो होना चाहिए। कितना सक्सेसफुली वो करेंगे नहीं करेंगे एक अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है कि दिस इज द पॉलिटिक्स, दिस इज द टैक्टिक्स व्हिच दे अप्रूव, एंड आई थिंक द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि क्राइसिस के रेजोल्यूशन के रूप में नरेंद्र मोदी बिल्कुल है, क्राइसिस के रेजोल्यूशन के रूप में नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो तो क्राइसिस को गहराने वाली दिशा है, क्योंकि अगर ये सारे जो क्राइसिस के पॉइंट्स मैंने शुरू में रखे, वो सारी बातें तो और ज्यादा गहरे हालत में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी हैं। वो कहीं से भी वो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज के सवाल पे, वर्कर्स राइट्स के सवाल पे, मैंने कहने की जरूरत ही नहीं है कि वुमेन्स राइट्स के सवाल पे, इन सारे सवालों में कहाँ है नरेंद्र मोदी किसी भी हल के रूप में, तो दूर दूर से है नहीं, वो संकट को गहराने की दिशा में ले जाने वाला मामला है। तो ये चीज एक बात है कि मैंने, अगर हम संकट के हल के लिए वोट के लिए लोगों को कह रहे हैं, और अगर इस आने वाले महीने में मैंने छात्र आंदोलन भी अगर इस पर अभियान करेगा, मुझे लगता है इस बात को कहने की जरूरत है कि संकट, लेट्स नॉट वोट फॉर मोर क्राइसिस, वी वांट टू वोट आवरसेल्व्स आउट ऑफ अ क्राइसिस, वी कांट डू दैट बाय वोटिंग फॉर समबडी हु रिप्रेजेंट्स एन इवन डीपर क्राइसिस। So actually the whole question is to see what kind of change is actually needed. Like, let me come back for a minute to the kind of communal statements which he's been making, and which makes it very clear कि उसका communalism वो सिर्फ कोई slip of tongue नहीं है, वो पप्पी कह दिया तो लोग कह रहे हैं पप्पी तो ऐसा सोचा वैसा सोचा, ये slip of tongue नहीं है, ये बहुत calculated ये है, बहुत ही calculated positioning है। और जो लोग समझते हैं, जो एडवाइस देते हैं बीजेपी को कि अब आप ये कर लीजिए, थोड़ा सा इंक्लूसिव हो जाइए, थोड़ा ये हो जाइए, थोड़ा वो हो जाइए, वो डेलिबरेटली मतलब मिसइन्फॉर्म कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि ये मामला क्या चल रहा है। तो ये देखिए इन स्पीचेस को कि ये कहते हैं खंडवा में अपनी जो भाषण थी उसमें, जिसका जिक्र भी किया, उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट सब्सिडीज फॉर फार्मर्स and for meat exports, and he is posing subsidies for farmers versus subsidies for meat exports, and trying to project as though the meat exports would, the subsidies for meat exports are basically to benefit what he calls kasai, which is the Muslim. Okay, so even on a question when you're talking about agrarian question, you don't have any other leaders who do this. जो किसानों से बात कर रहे हैं, और किसानों की समस्या क्या है, किसानों की किसी भी चार्टर, किसी भी मैनिफेस्टो, किसान आंदोलन के किसी भी को उठा दीजिए, वो कहाँ कह रहे हैं कि आप मीट एक्सपोर्ट को सब्सिडी मत दो क्योंकि वहां तो मुस्लिम कसाई है। ये कोई किसान, मतलब कोई किसान आंदोलन का की कोई ताकत ने कहा हो, ये बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उस बीज को वहां बोल रहे हैं और बहुत कैलकुलेटेडली बोल रहे हैं, ताकि वो दिखा रहे हैं कि तुम्हारा एनिमी कौन है, तुम्हारा एनिमी वो पॉलिसी नहीं है जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे थे, जो तुम्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती, तुम्हारे सारे प्राइसेस बढ़ा देती है, तुम्हारे लिए संकट गहरा रही है, तुम्हारे सारे बीज जो है वो कॉर्पोरेशंस को दे दे रही है, ये तुम्हारा एनिमी नहीं है। तुम्हारा एनिमी कौन है? तुम्हारा एनिमी कसाई है। ये किसान को जाकर के बोलना, ये आप सोचिए कि इसके क्या मायने। या आगरा में जाकर के वो कहते हैं कि यूपीए सरकार ने 75% लोगों को नेग्लेक्ट किया ताकि 25% लोगों को बेनिफिट हो पाए। 25% से उनका अंबानी और अडानी से मतलब नहीं है, टाटा से मतलब नहीं है, उनका किससे मतलब है? बिल्कुल साफ है कि वो कह रहे हैं 25% मुस्लिम्स से है। So आसाम वाली रैली में he makes a deliberate distinction between the Hindu migrants from Bangladesh, जिसको कहते हैं हम वेलकम करेंगे, वो तो शरणार्थी हैं, उनको
शरण देंगे, और मुस्लिम जो मुस्लिम माइग्रेंट्स है बांग्लादेश से, वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर है। तो कौन रेफ्यूजी होगा और कौन इन्फिल्ट्रेटर होगा, वो चीज़ जो है वो आप बिल्कुल तय कर दे रहे हैं रिलीजियस एस्पेक्ट से। और उनकी जो ये यूनिटी वाली कैंपेन है, यूनिटी स्टैच्यू, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला सरदार पटेल के इर्द जो बना है, वो भी उसमें देखिए कि मैं वेबसाइट पे जाके देख रही थी उनका कि क्या क्या स्पीचेस हैं, क्या है। और एक चीज़ था जो बिहार में लोग बता रहे थे कि फ़ोन कॉल से चलाया जा रहा था और रेडियो पर चलाया जा रहा था ये प्रचार भी, जिसमें सारी चीज़ें ऐसी थी कि इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी वन रेजोल्यूशन, वन गोल, वन डायरेक्शन, वन वॉइस, वन डिटर्मिनेशन, सारी चीज़ें वन यूनिटी के लिए हम लोग हैं। तो एक तरह का ये यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भी था, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी है, एकदम यूनिटी है। तो ये वननेस और यूनिटी, और उसका वो जो उदाहरण लेते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड उदाहरण है, जिसमें हम कहते हैं कि जिस तरह की यूनिटी दिखती है रिलीजियस ओकेजन्स पर, सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और जिस तरह की यूनिटी दिखती है पूरा नेबरहुड जो है सेलिब्रेट करता है, जब कोई मोहल्ला सेलिब्रेट करता है, जब इंडिया क्रिकेट मैच जीतता है, वैसी एकता हम लोग दिखाएं देश बनाने के लिए, सरदार पटेल की स्टैचू बनाने के लिए और इस एकता को बनाने के लिए। इसमें भी बिल्कुल साफ बात है कि इस क्रिकेट मैच की बात जब लोग कहते हैं तो वो इनोसेंट बात नहीं होती है, उसमें एक डिलिबरेट प्रोपेगेंडा यही होती है कि सम पीपल डोंट सेलिब्रेट दैट क्रिकेट मैच विक्ट्री एंड दोज हू डोंट आइडेंटिफाई दैट एंड डू समथिंग टू दैट, ये बात। तो इसमें ये जो यूनिटी है, ऑफ कोर्स मतलब इट शुड बी आयरनी ऑफ आयरनीज फॉर दिस मैन टू बी टॉकिंग अबाउट यूनिटी, because as I said it's a calculated campaign of disunity, of disuniting, जिसके आधार पर वो सारी अपनी पॉलिटिकल रोल को निभा रहे हैं, वो सारे बाकी इश्यूज से चीज़ों को डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट सक्सेसफुली कर रहे हैं, precisely by sowing the seeds of disunity, by making the farmer start thinking not as a farmer, because there will be Muslim farmers and there will be Hindu farmers. उसी मुजफ्फरनगर में चले जाइए, वहाँ पर जो है वो मुस्लिम किसान भी है, वहाँ पे हिंदू किसान भी है, लेकिन वो किसान के पास जा करके ये दिखाना कि इसमें से तुममें से कुछ लोग जो है वो तो कसाई, वो तो ऐसे, उनको जो है ये करिए, एक यूनिटी वो अपना समझें, किसान समझें कि जो भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, मीट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें एक यूनिटी जो होनी चाहिए, दे शुड सी सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देमसेल्व्स, बिकॉज इट्स अ सिमिलर इंडस्ट्री, इट्स ऑल्सो अ फूड इंडस्ट्री। उस चीज़ में वो यूनिटी न देखें, वो डिविजननेस देखें, वो बीच वो जाकर के वो आए, इस चीज़ पर तो राजनीति चल रही है। उसके सबसे बेस्ट पैल्स जो है, ये बताइए कि वहाँ तो कंपटीशन चल रही है महाराष्ट्र में कि शिवसेना होगा कि मनसे हो, उसमें कंपटीशन चल रही है, और वो दोनों जो है वो तो मतलब वो भी एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पे, वो डिसयूनिटी, माइग्रेंट्स को टारगेट करना, इसी चीज़ के लिए तो जाने जाते हैं, ये उनकी यूएसपी, ये उनकी पहचान, और ये आदमी जो है यूनिटी समझा रहा है, सिखा रहा है लोगों को। तो ये एक बात, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक और बात जो मुझे लगती है कि जिस पर हम लोग सोच सकते हैं, जिस पे मुझे लगता है कि कोई इस पर जो भी कैंपेन चल रही है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, जिसको कि जो बताते हैं सारी चीज़ें, मतलब ये बताया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ वुमेन जो बातें कही जा रही है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब देयर इज सो मच टू से, लेकिन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, यहाँ पर एक फैक्ट रख दिया जाए। जिस समय इनको ये वो गोवा वाली जो इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई बीजेपी की, जिसमें एक तरह से इनका जो माने ही वाज क्राउन्ड यू नो इन दैट मीटिंग, you know, he settled the internal dissensions inside BJP were settled in that meeting, and मोदी का रास्ता उसमें क्लियर हुआ उस मीटिंग में। वो मीटिंग जब चल रहा था गोवा में, उसी समय हिंदू जन जागरण समिति नाम का जो संगठन है, जिसका दे आर इम्प्लिकेटेड इन द किलिंग ऑफ नरेंद्र दाभोलकर, उनकी भी उनका एक बड़ा कन्वेंशन, हिंदुत्व के लिए कन्वेंशन ये चल रहा था, हिंदू राष्ट्र के लिए कन्वेंशन, ये नाम ही था कन्वेंशन का, वो हिंदू राष्ट्र के लिए, वो भी चल रहा था गोवा में उसी समय। और उस कन्वेंशन के लिए नरेंद्र मोदी का एक मैसेज वहाँ पे भेजा गया, नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर से है वो मैसेज भेजा गया बाकायदा, और उस मैसेज में उन्होंने यही कहा कि ये जितने मैंने हिंदू जो है वो कितने टॉलरेंट होते हैं, कितने शांतिप्रिय होते हैं और क्या क्या होते हैं, लेकिन जब किसी दानवीय ताकत से लड़ने की जरूरत होती है तो हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए रेडी होते हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत जरूरी है इस तरह का कन्वेंशन। तो ही एक्चुअली सेंट, आई मीन इट्स बैड इनफ दैट ही एक्चुअली सेंट अ मैसेज blessing something that was talking about the creation, that was there for the creation of Hindu Rashtra.
और उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए, उन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देखिए, फोटो मतलब एक से एक है उसमें। और उसमें एक जो मुझे लगा बहुत ही टेलिंग बात, जिसको लेकर के सचमुच मतलब हर महिला को, हर लड़की को बताने की जरूरत है, कि उसमें वन ऑफ द पर्सन्स हु हैड प्राइड ऑफ प्लेस इन टर्म्स ऑफ द स्पीकर्स दैट आर देयर, उनके जो शेड्यूल थी उसमें, वो था प्रमोद मुतालिक। प्रमोद मुतालिक का बीजेपी के साथ कोई मैंने हो सकता है कर्नाटका में टिकट नहीं मिली तो वो बीजेपी से थोड़ा नाराज खफा है, वो एक अलग बात। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी, व्हेन इट कम्स टू दिस एजेंडा ऑफ हिंदू राष्ट्र, then these people are on the same page। और प्रमोद मुतालिक वहाँ किस चीज़ पे भाषण दे रहा है? एग्जैक्टली उसी चीज़ पर कि जो डे कल्चर है, डे कल्चर क्या है, वैलेंटाइन डे इत्यादि इत्यादि, उस कल्चर के खिलाफ वो भाषण दे रहा है। जो आदमी दंगा करवाता है, मैंने ये क्या है, गेटिंग women beaten up, it's a gender riot। What he did in the pub in Bangalore is nothing but a gender riot। वो तो मतलब दंगा करवाया महिलाओं के खिलाफ। वो चीज़ जो है, ये चीज़ करवाने वाले, खुल करके करवाने वाले, ये बजरंगदली और ये मतलब कोई दल, कोई सेना, कोई कुछ, कोई ये महिलाओं के खिलाफ जितने दल सेना बने हैं, ये सब साथ में इस पूरे रीजन में ले लीजिए तो खाप की जो शक्तियां हैं, मुजफ्फरनगर करके उन्होंने दिल्ली के वो जो हमारा एरिया दिल्ली का सटता है हरियाणा से, उस पूरे रीजन से हरियाणा में, राजस्थान में, इवन पंजाब में रेजोनेट किया है। उन सारी जगहों पे उन्होंने एक तरह का मैसेज भेजा है, स्पेशली अमंग द जाट कम्युनिटी, बट बीजेपी के साथ एक कंसोलिडेशन बढ़ाने के लिए, एक मुजफ्फरनगर करके। और उसमें मतलब पूरी ताकतें हैं, मतलब जो पेट्रियार्कल प्लैंक है उसी चीज को समृद्ध करके किया है, और कम्युनल प्लैंक उन दोनों को मिला करके इस चीज को किया है। ये बात भी मुझे लगता है कि बताने की जरूरत है, और सब और जाहिर सी बात है, देखिए इसको बहुत पर्सनलाइज्ड तरीके से अगर किया जाएगा तो शायद दिक्कत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बात को कहने की जरूरत है कि इट इजंट दैट मोदी मे बी द ओनली मैन हु यूजेस स्टेट मशीनरी टू स्टॉप ऑन समबडी। The whole point is that even the possibility that anybody else could do it is absolutely unacceptable. But in this particular case, he hasn't said a word about it. अभी तक मैंने ये कहा जाता है मनमोहन सिंह के बारे में कि वो चुप है, शांत है, ना बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते, सही बात है। वो तो अब किसी चीज़ का जवाब नहीं दिए, सारे स्कैम्स में मतलब कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ये बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्नूप गेट वाले पर क्या बोला, अभी तक बताया उन लोगों को कि सफाई दी है कोई, कि वाकई में मामला क्या है, कि आप अपनी टॉप स्पाइंग मशीनरी, अपनी पूरी स्पाइंग नेटवर्क, अपनी पूरी पुलिस की सबसे टॉप सारे लोगों को मिनट बाय मिनट आप किसी लड़की पर निगरानी रखने के लिए कि वो किससे बात कर रही है, फोन पे किससे मिल रही है, क्या कर रही है, माँ बाप से क्या बात कर रही है, सारी चीजें करने के लिए तुम लगा रखे हैं, और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। हम कोई आई डोंट केयर इफ ही वाज हैविंग एन अफेयर, हु केयर्स, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, बट हिज पर्सनल लाइफ इज हिज बिजनेस, किससे प्यार करता है, किससे शादी कब थी, क्या था, वो अलग बात। लेकिन this is not about his about our moral comment on him, लेकिन the idea that you can use that machinery to for a personal purpose of this kind and to take away the freedoms of that woman, to stalk her, to keep that kind of surveillance on her, इसमें आपकी पार्टी एक्सप्लेनेशन दे रही है। आपने तो किया, आप तो चीफ मिनिस्टर, आपकी सरकार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, आप चीफ मिनिस्टर है, आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, आपकी पार्टी उतर करके क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है भला? कह रही है कि उसके बाप ने हमसे कहा करने, इसलिए हमने किया। एक तो मैंने सरासर झूठ है, क्योंकि आप उन कॉन्वर्सेशंस को सुनिए तो बिल्कुल साफ उसमें सुनाई दे रहा है कि वो माँ बाप से भी क्या बात करी, उस चीज़ की भी रिपोर्टिंग हो रही है कि साहब जानना चाहते हैं माँ बाप से क्या बात करी। बाप अगर पूरी किया था, क्या कहा था करने के लिए, तो खुद क्यों ना बता दें, वो सब रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है उसमें। लेकिन ये तो इवन द फैक्ट कि ऐसी एक्सप्लेनेशन वो दे पाए, वो उसकी पार्टी दे पाए, उस चीज़ से मतलब हर महिला को, हर लड़की को तो कांप उठना चाहिए कि बाप रे ये कैसे हो सकता है कि वो दे रहा है इस तरह की एक्सप्लेनेशन। इन चीजों को मुझे लगता है कि हम मुद्दा कैसे बनाएं, ये हमारे सामने एक चैलेंज है, एक सवाल है। इसमें मैं जानती हूँ बहुत सारे बहुत जेन्युइन लोग, आंदोलन की ताकतें, साधारण लोग बहुत सारे इस मामले में लगे हुए हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। तो मैं एक ही बात मुझे लगती है जिसके जो इसको कॉन्फ्रंट करने की स्ट्रैटेजी को लेकर, मैंने ये जो एक्सपोजे है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, वो मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट क्लियर। लेकिन इसको कॉन्फ्रंट करने की क्या स्ट्रैटेजी है? जो फेल्ड स्ट्रैटेजीज है, पहले तो हम उसको सामने देखें, क्योंकि अक्सर जब हम लोग जैसे लोग बोलने लगते हैं ना इस पे, तो ये हो जाता है कि अरे भाई वो तो ये कैसे होगा, चुनाव है तो चुनाव में आप लोग इन चीज़ों को एक तरफ रखिए, ये चीज़ें मत लगाइए।
डोंट टॉक अबाउट लार्जर इश्यूज जिसमें बाकी और भी लोग कटघरे में हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि खाप की बात करेंगे तो भाई कांग्रेस भी साथ देता रहा, आप इस्लामोफोबिया की बात करेंगे और मुस्लिम बिछड़ की बात करेंगे तो उसमें तो भाई हमाम में सब रंगे क्या करें, हाँ, लैंड ग्रैब की बात करने लगी है तो भाई तो सारे जो पूरे देश में चल रहा है इसको मत करिए, सब चीज़ को एक तरफ रखिए, पहले तो इसमें ये करिए एकदम नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या जो भी, और उसको इस रूप में मतलब एकदम फेसेस में रिड्यूस करके इसको कर लिया जाए। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी तो इट्स अ कंप्लीटली फेल्ड स्ट्रैटेजी, बिकॉज इफ इट रिमेन्स फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, फोकस्ड ऑन फेसेस, फोकस्ड ऑन charismatic individuals, this guy's got it made simply because charisma doesn't happen just like that. उसको बनाने में जो ताकतें बनाती हैं, जो मीडिया बनाती है, जो कॉर्पोरेशंस बनाती हैं, जो सारी चीज़ें करती हैं, वो भाई वो उधर ही है, ठीक है। तो उसमें अब हम सोचेंगे कि उस स्ट्रैटेजी से ये होगा, इसका हल होगा, ये तो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो डिस्क्रेडिटिंग हुआ इसको भी मतलब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी किया कि जो मैं जानती हूँ कि हम लोग इसको बहुत दिनों से बोलते रहे, लेकिन अभी वो इतना साफ एक्सपोज हो गया कि ये जो पूरी ये थर्ड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, दिस फ्रंट, दैट फ्रंट वाली जो स्ट्रैटेजी है, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से कि बिल्कुल हमारी पार्टी का बिल्कुल साफ मानना होगा कि किसी न किसी थर्ड ऑल्टरनेटिव की बिल्कुल बेहद जरूरत है, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, उसे बनाने की जरूरत है। वो एक फ्रंट ही होगा, कोई एक पार्टी नहीं होगी, एकदम उसमें जन आंदोलन की ताकतों का कोई एक ऑल्टरनेटिव ये बने और वहाँ एक कंसोलिडेशन हो, इसकी बेहद जरूरत है, नो डाउट। लेकिन ये किस आधार पे बने? अब ये बताइए कि जो लेटर, और वो तो मतलब ये कहानी तो 96 से अगर आप देखें, जब से ये बीजेपी टू कीप आउट बीजेपी लेट अस हैव अ फ्रंट, पता चल रहा है कि जो यूएफ बन रही है उसका जो कन्वीनर है वो अगली सरकार जब बन रही है एनडीए की तो वो एनडीए का कन्वीनर बन जा रहा है, एनडीए में चला जा रहा है। ये स्थिति है, मतलब ये आपकी प्रिंसिपल्ड कोई एंटी कम्युनल स्टैंड नहीं है, प्रिंसिपल्ड कोई लिबरल पॉलिसी के खिलाफ कोई स्टैंड, कोई नहीं कह रहा है कि सिर्फ आप एकदम प्योर 100% प्योर आपको 24 कैरेट वामपंथी होना पड़ेगा तभी एकता होगी, बिल्कुल नहीं कह रहे, बिल्कुल इट्स अ फ्रंट, मतलब डिफरेंसेस होंगे, कई सारी चीजें होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम प्रिंसिपल्स जिस चीज पर आप कह रहे हैं कि हम तो कम्युनल मानते हैं, फाशीवादी मानते हैं, मतलब इसके लगता है कि हर प्रिंसिपल की एक्सपायरी डेट है। इसमें जो है वो जो आदमी एनडीए की सरकार छोड़ रहा है 2002 में ये कह करके कि भाई दंगा हो गया, बहुत बड़ा गलत हो गया, निकल आया, इतने साल जो है वो बिल्कुल अलाई रहा, कांग्रेस का अलाई रहा, सारी चीजें, रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं, वो अभी कह रहा है कि अब तो अब एक्सपायर हो गया, तो 2002 वाला क्योंकि अभी मैं बिहार में जहाँ जिस स्थिति में अपने आप को पा रहा हूँ उसमें मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इससे शायद मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि और किसी से मिलेगा नहीं। ये दिख रहा है, या जयललिता का दिन ले लीजिए, मतलब ये तो मजेदार खेल है, क्यों एक मिनट कह रही है कि एकदम मतलब शी अटेंड्स, मतलब नरेंद्र मोदी कम्स एंड अटेंड्स व्हेन शी बिकम्स चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जब बनी उसका स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करने के लिए जो नेता है उसमें नरेंद्र मोदी मौजूद था, तो वो उस समय वहाँ देख रही थी कि शायद वहाँ बने एक डोर खुला रखना जरूरी है। अभी जो है ये सीपीआई सीपीएम वालों के साथ में वो थर्ड फ्रंट की पार्टनर थी और आकर के बोली कि बिल्कुल सब ठीक है, एकदम रहेंगे सारी चीजें, और महीना भर नहीं बीतता, दिल्ली में, इसी दिल्ली में नवंबर 30 को होता है, महीना भर नहीं बीतता है, उसके अंदर मैंने ये जो मीटिंग हुई उन लोगों की अभी कौन सा मतलब फरवरी में मेरे ख्याल से, नॉट इवन अ मंथ पासेस, और एक महीने के अंदर जो है वो अम्मा कहती हैं कि भाई वो तो ठीक नहीं है और आप लोग अपना रास्ता चुनिए, मैंने शी राइट्स them literally a dear John letter basically saying it was nice when we were together but now आप अपना रास्ता ना भी, हम अपना रास्ता ना भी, और अब तो हम लोग वो कर लेते हैं, and basically she wants to keep all her options open, it's absolutely clear कि वो सारे ऑप्शंस खुला रखे, कौन बने, why tie yourself down pre-election to something, that's exactly why there is no principle involved here, you know, because at one level it's funny, okay, it is, but it isn't funny when you think about it because it's actually completely scary. How can we rest our hopes of fighting this monster on such people जिसकी कोई डिमांड नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल नहीं है, इस तरह की चीज में हम लोग खुद जब भरोसा करने लायक वो नहीं है, इतना ब्रिटल है, इस पर ऑब्वियस चीज है कि भरोसेमंद नहीं है, तो किस लोग जनता कैसे भरोसा करेगी इस पर, क्यों मानेगी, उनको मजाक बना रहे आप सिर्फ, मुझे लगता है कि ऐसे फ्रंट को प्रोजेक्ट करके what happens is that one makes a fool of the very issue of secularism, one trivializes the issue of secularism and democracy completely, one trivializes the whole question of
people's movements and people's issues. क्योंकि we are basically saying, and it isn't even as though it's a very genuine effort. अच्छा genuine effort हो रहा है, वो effort fail कर दिया. बात ये कि you know very well. CPI CPM के बारे में मुझे लगता है इस मामले में कि मैंने ये इतनी साफ बात है कि actually it's not that you're even choosing all the parties which are non-Congress, non-BJP. Because if that were the case, तो सारी चीजें आंखें बंद करके अगर चुनना है तो ममता को भी चुन लो. वो भी तो मतलब अन्ना भी वहाँ पे लगा रहा है, वो भी मतलब एक मजेदार खेल चल रहा है. लेकिन वो तो जो चल रहा है वो फिर why not them? अगर आपको कोई बाकी सारी चीजें कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना है non-Congress, non-BJP, तो भाई वो भी है. लेकिन आपको वहाँ दिखता है ना कि वो she represents a major threat to democracy in West Bengal. She represents one of the huge undemocratic force over there. So you can't support her. She is not going to be a reliable ally. That's very clear. What about the rest then? समाजवादी पार्टी जो पूरा मतलब ये दंगा, अगर बीजेपी ने दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, उसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ पर मतलब लिटरली विलेज का क्लेंजिंग कराना, उसमें मतलब सारे ताकत लगा रही है कि वहाँ मुस्लिम्स लौट ही ना पाए गाँव. उसके लिए वो उनसे सिग्नेचर करा रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, नहीं लौटोगे गाँव. ये काम जो सरकार करा रही है, हाउ कैन इट बी कॉल्ड सेक्युलर? Who's going to believe it? Who's going to think it? We are trivializing those issues. And मुझे लगता है कि वो कुछ भी कोई भी why are you doing it? You do it because you're in the hope of 1 or 2 seats or some tickets somewhere. और मुझे लगता है कि जब तक वो सीटें मिलती नहीं, वो सीटें जीतते रहे, तब तक ये स्ट्रैटेजी का जो हॉलोनेस है वो शायद थोड़ा ढका रहा. इस बार जब देखा जा रहा है कि सीटें भी नहीं मिल रही, जेडीयू भी कह रहा है कि भाई आप 2 सीटें लो, सीपीआई और सीपीएम को कोई सीट ही नहीं दे रहा. कह रहा है बंगाल में तो हम तुम्हारे सारे सीटों को सपोर्ट कर देंगे. ये चीज हो रहा है. इसमें जो है ये क्यों माने ये जो प्रिटेंस है that this is some kind of opposition. I think this is not. It's not just that that it's so ridiculous. It is that people are seeing it as ridiculous. People are seeing the strategy as being rubbish, and because of that, they start making fun of, start seeing the very issue of secularism and democracy as being something that is on sale. They are something that is completely opportunistic. तो इसको अगर if it is used, अगर वो हर तरह के opportunism को ढकने के लिए हम इस issue का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सचमुच में उसी के साथ पब्लिक इमेजिनेशन में, पब्लिक माइंड में जाकर के ये होगा. और मैं इस मामले में मुझे लगता है कि अगर सचमुच में ये चीज if it involves the life and death of people, the life and death of people, the life and death of our democracy, the life and breadth of people's movements and democracy, अगर ये involved है, तो इसको हम ट्रिविलाइज करके, मतलब चुनाव आ गया इसलिए जैसे मतलब घर में घुस रहे हैं तो चप्पल बाहर छोड़ दिए, वैसे जितने आंदोलन हम लोग रेगुलर लड़ते हैं, चुनाव में घुस रहे हैं तो उसको सब मतलब हथियार डाल देंगे, सारी चीज़ों को एक तरफ कर देंगे, उस पर नहीं बोलना, अभी 1 महीना बोलना ही नहीं उस पर. मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चले. संभवतः maybe the common voter will vote strategically, vote tactically, that may be one. But I think that we also need to keep ये जो विजन है जिसके साथ हम खड़े हैं, आंदोलन की जो विजन है, वोट और विजन में एक ये किया जाए, विजन पर जहां भी संभव हो विजन के लिए वोट दें. विजन के लिए जो एक वोट होगा, वो जितना वोट बढ़ेगा, उससे इस लड़ाई में ताकत मिलेगी. उस कॉन्फिडेंस के साथ किया जाए, उस कॉन्फिडेंस के साथ लड़ा जाए, उस विजन को जिताने की, यानी कुछ पॉलिसीज को उलटने की, एंटी पीपल पॉलिसीज को उलटने की, और जो पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिसीज हैं उसको आगे बढ़ाने की, उसको एक असर्ट करने की, उस पर लोगों की कमिटमेंट लेने की, उस पर खड़ा करने की, इसकी पूरी एक मुहिम चले. और जहां पर ऐसा कोई वो संभव नहीं है, संभवतः पीपल में वोट स्ट्रेटेजिकली, दे मे वोट डिसाइडिंग whatever are the available options. Obviously that is a separate thing, that is but I think that needs to be put in this larger context. We can't afford to throw away everything, all the issues of all the movements that we are talking about, and imagine that then minus all those things, हमारे सारे हथियार जब डल जाएंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि हम इससे लड़ेंगे, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल संभव लड़ाई नहीं है. यूं हथियारों के साथ जिस पर हम हर आंदोलन में लड़ते हैं, उसी के साथ इस लड़ाई में भी उतरना पड़ेगा, और उसके साथ पूरी कोशिश से, पूरी ताकत से जूझना, उतरना पड़ेगा. और उसमें कोई बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी वैसिलेशन के, बिना किसी अपॉर्चुनिज्म के अगर हम लोग लड़ेंगे, तो मुझे तो लगता है कि एकदम ये लड़ाई, मतलब मैं आई एम नॉट हियर टू गिव अ प्रेडिक्शन और एनीथिंग अबाउट द इलेक्शंस अलोन. इलेक्शन में इलेक्शन इज इलेक्शन. अगर इलेक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें जो जीता हुआ है उसे जिताने का काम है सिर्फ,
तो मुझे लगता है फिर इलेक्शन ही क्यों हो। इलेक्शन है, उसमें एकदम हर संभव कोशिश हो कि ये पूरा जो कॉर्पोरेट स्ट्रैंगल होल्ड है हमारी डेमोक्रेसी पे, उसे तोड़ने के लिए, अगर उसे तोड़ने के लिए इस चुनाव में हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का स्ट्रैंगल होल्ड तो कांग्रेस का जो ये रहा है उसको तो डिफीट करना ही है। लेकिन बीजेपी रिप्रेजेंट्स एन इवन स्ट्रॉन्ग, इवन वर्स डेथ ग्रिप on our democracy and corporate death grip on our democracy. It's a communal corporate particular kind of cocktail, and that represents a huge, the worst possible danger for our democracy.